गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम यूपीएसआई के लिए जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं आपको, तो उसी कड़ी में एक नया प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर आए हैं जिसमें आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं वैसे ही आपको जो है तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप कि पहला दिया है आपको इसमें कि गद्यांश दिया है, और इस गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन है आपका कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। कहने का मतलब है कि ये ईर्ष्या के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है कि ईर्ष्या का काम क्या है, जलाना है, लेकिन पहले किसको जलाती है, जिससे वह उत्पन्न हुई होती है। फिर लिखा है कि आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। ईर्ष्या और द्वेष की क्या हैं, साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका जो ग्रामोफोन है वो बजने लगता है, और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। कहने का मतलब है कि ईर्ष्या के ऊपर जो है ये बताया गया है पैसेज में कि वो सबसे पहले किसको जलाती है, उसी को जलाती है जहाँ से वो उत्पन्न होती है। अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या पहले उसी को जलाती है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि उसके बारे में भी देखिए आप, उस व्यक्ति की जो ईर्ष्या करता है, कि अगर वो ईर्ष्या न करता तो आज कहाँ से कहाँ होता और उसकी स्थिति आज कैसी है। तो अब इस पे देखिए बेस्ड क्वेश्चन है कि ईर्ष्या का काम क्या है। तो जैसा कि आप पैसेज में देखें, ईर्ष्या का काम क्या है बताइए, तो है जलाना। किसको, जहाँ से वो उत्पन्न हुई होती है। तो ये तो पूछा नहीं है इसमें। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ है। ध्येय माने क्या होगा, तो ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। ध्येय का अर्थ लक्ष्य होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, उपासना की गई है। माने जो ईर्ष्या के संबंधित व्यक्तियों की क्या की गई है इसमें, इस गद्यांश में, तो खिल्ली उड़ाई गई है, मजाक उड़ाई गई है एक तरह से। नेक्स्ट है आपका कि अपव्यय का क्या अर्थ होता है। अपव्यय, तो अपव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है फिजूल खर्ची, फालतू का खर्च। नेक्स्ट है कि गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। अगर हम जो पैसेज पढ़े हैं उसका अगर एक सुटेबल एक अर्थ या एक शीर्षक समझें कि उसका क्या नाम रखा जाए उस चैप्टर का या उस शीर्षक का जो है पैसेज का, तो क्या होगा, ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या से लाभ, निंदा, अपव्यय। इसका जो राइट होगा वो होगा ईर्ष्या। क्या होगा, ईर्ष्या। ईर्ष्या इस पैसेज का सही क्या होगा, शीर्षक होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर दिया है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसी जो है शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। तो अधिकार में जो आपका उपसर्ग होगा वह होगा अधि। क्या होगा, अधि। नेक्स्ट है आपका कि धार्मिक में प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय पूछा है तो धार्मिक, ये लास्ट में क्या लगा है, तो धार्मिक में हो जाएगा आपका इक। क्या हो जाएगा, इक। इक प्रत्यय क्या है, धार्मिक में लगा है। नेक्स्ट है आपका कि आकर्षण का विलोम है। अब देखिए आकर्षण का विलोम पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो जो आकर्षण का विलोम होगा वो होगा विकर्षण। क्या होगा, विकर्षण। नेक्स्ट आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, आशा है, अभिलाषा है। तो बेहद ही आसान है, जिज्ञासा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा के लिए। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि कथा का बहुवचन होगा।
क्या होगा बताइए? कर्थ होगा, कथों होगा, कथाएं होगा, कथानक होगा। तो ये हो जाएगा कथाएं। कथाएं जो है कथा का क्या हो जाएगा? बहुवचन, सॉरी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ए लग जाएगा उसमें। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो देखिए वर्तमान का पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ये होता है। ये था तो कभी नहीं होगा वर्तमान। अब से मोहन गया, ये भी नहीं होगा। जाए गए तो भविष्यत हो गया। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 11 का ए। अब देखिए अगर हम और चीज़ों को देखें तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि सीता सो रही थी, ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल का है। भूतकाल तो है लेकिन अपूर्ण भूतकाल है। मोहन गया, ये सामान्य भूतकाल है। क्या है? सामान्य भूतकाल। और वह जाएगा, ये क्या है? सामान्य भविष्यत काल है। और ये सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट है आपका कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो आपका 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, इसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका मतलब होता है आपका, ये देखिए, अल्प विराम। ठीक है, इसका अर्थ होता है अल्प विराम। ठीक है, और इसका होता है अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट दिया है आपको कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? समय नष्ट करना, निराश होना, पता लगाना, प्रतीक्षा करना। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी डॉग, प्रतीक्षा करना। ठीक है, रास्ते देखना अर्थात प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। एक हाथ से ताली बजानी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, और झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो जो 14 का राइट आंसर होगा वो होगा कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से ही झगड़ा होता है बस। तो दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन सा है? दंत से तो स है कि ट है कि प है कि ह है? तो इसका हो जाएगा स। क्या हो जाएगा? स। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पिछले भी वीडियो में कि जैसे ट्रिक होता है KTMDO, KTM दो, ATM बोलते हैं ना, तो ATM की जगह K बस कर दीजिए। ATM दो, तो यहाँ पे KTM दो। अब ये क्या है? तो देखिए क ख ग घ, ये इसको जो क से लेके अंग तक, इसको हम क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क, क्योंकि जो शुरू से क से स्टार्ट होता है इसको क वर्ग बोलते हैं। फिर ऐसे ही क ख ग घ अंग हो जाएगा, फिर च वर्ग, च से शुरू हो गया। ठीक है, फिर ट, फिर त, ये वर्ग है। ठीक है, त वर्ग, ट, फिर प वर्ग, फिर य वर्ग, ऐसे करके आता है ना। तो इससे हम टी वर्ग है, ये यम है, ये डी है, ये ओ है। ठीक है, जैसे प फ प भ म, तो ये ओ है। ओ माने ओष्ठ। के से क्या हो जाएगा बताइए? कंठ हो जाएगा। टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अगर आपसे पूछा जाए कि दंत वर्ग कौन सा है तो क्या हो जाएगा बताइए? तो तथा दधा न। देख रहे त बोलेंगे तो देखिए दांत का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हाँ, यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर होगा 15 का, वो क्या हो जाएगा बताइए? तो आ जाएगा स। क्या हो जाएगा? स, यर लव श। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक पूछा है। क्या पूछा है? अनुनासिक वर्ण पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका सी, म। क्या हो जाएगा? म। ठीक है, अब ये अनुनासिक वर्ण क्या होता है? तो आप जान जाइए कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से हो? नासिका और मुंह से हो, नाक और मुंह से हो, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल 5 जो है क्या हैं? अनुनासिक हैं। कौन कौन से? अंग, इय, अड़, न, म। देखिए अंग, इय, अड़, न, म। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे अनुनासिक। नेक्स्ट आप देखेंगे तो पूछा है आपसे कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद आपसे पूछा है।
तो क्या होगा महेंद्र का संधि विच्छेद, बताइए। तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन इंद्र। क्या होगा? महाधन इंद्र। और अगर इसमें आपसे संधि पूछे महेंद्र में तो क्या बताएंगे? गुण स्वर संधि। क्या बताएंगे? गुण स्वर संधि। अच्छा, गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है? तो कहेंगे कि जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, या फिर ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए ओ और अर हो जाता है। ए ओ अर हो जाता है। ये आपका क्या है? गुण संधि की पहचान है। नेक्स्ट है राज दरबारी में कौन सा समास है? ये देखिए भी आसान है। अब देखिए, आसान और कठिन की परिभाषा तो यही है कि जिसको आता है भाई वो आसान है और जिसको नहीं आता है वो क्या है? कठिन है। तो सरल और कठिन तो यही होता है कि अगर आपको आ गया तो सरल है, नहीं आया तो क्या होगा? कठिन होगा, चाहे वो दूसरे के लिए बेहद ही सरल क्यों ना हो। ठीक, अब चलिए, अब देखिए राज दरबार में आपसे पूछा है कि कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे? बताइए, तत्पुरुष समास बताएंगे। क्या बताएंगे? तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि राजा का दरबार, राज दरबार का अगर विग्रह करेंगे तो राजा का क्या होगा? दरबार। राजधन दरबार माने राजा का दरबार, तो यहाँ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज दरबार का हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव में आपका क्या है? अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है और जो समास पद होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर है कि वचन है कि मील है कि मध्य है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा बी बॉल मील, ये क्या है? विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी शब्द है। और ये क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट है आपका कि, तो अब देखिए, तो हिमालय देखिए, हिमालय आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो हिमालय आपका क्या हो जाएगा? जो 21 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? सो है, कौन है, कोई है, ठीक है, या फिर जो है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा कौन। 22 का क्या हो जाएगा? कौन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? अब देखिए आपसे संख्यावाचक क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ। कुछ क्या है? संख्यावाची विशेषण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ पे भी नहीं लगा हो उसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सलील। क्या हो जाएगा? सलील, क्योंकि ये हवा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये क्या है? जल का पर्यायवाची है। ठीक है, क्योंकि हवा का जो पर्यायवाची होता है वह होता है वायु, पवन, समीर, हवा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखिए शुद्ध शब्द पूछा है। उन्नति, क्षमा, पुण्य, ज्योत्सना, इनमें जो है ग्रामेटिकल किसी न किसी में एरर है, बाकी एक ठो क्या है? शुद्ध है। जो शुद्ध है वो है ज्योत्सना। क्या है? शुद्ध है ज्योत्सना, क्योंकि पुण्य ऐसे लिखा जाता है, देखिए पुण्य ऐसे। ठीक है, और उन्नति जो लिखा है इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, और जो क्षमा लिखा है इसमें ये क्षत्रिय छ रहेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? तो 26 का देखेंगे तो जो ये है आपका क्या है? वो अशुद्ध है, क्योंकि इस समय जो है आपका बड़ाव की मात्रा रहेगा पूज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी बॉल भाषा। भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कि आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ऑर्डर, गाइड, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट। तो आदेश का क्या होता है बताइए? ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। सभी जानते हैं ऑर्डर मीन्स आदेश होता है। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? 29 का आपका ए हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन है कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्ययन, निरीक्षण, शिक्षण और अध्यापन। तो जो टीचिंग का राइट आंसर होगा वो होगा अध्यापन। क्या हो जाए? अध्यापन। अब देखिए, अगर आपसे अध्ययन का अंग्रेजी पूछे तो अध्ययन का होता है स्टडी, और निरीक्षण का होता है इंस्पेक्शन, और शिक्षण का होता है एजुकेशन या फिर पेडागोजी। ठीक है, सबका अर्थ अलग अलग है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, कहने का मतलब है कि जो ब्रजभाषा जो है बोली जाती है वो कहाँ पे बोली जाती है, उसका केंद्र क्या है? वाराणसी है, इलाहाबाद है, मथुरा है, लखनऊ है। तो ये भी जो है आसान क्वेश्चन में आ जाएगा, मथुरा में। कहाँ हो जाएगा? मथुरा में। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तय दक्षिणी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिणी हिंदी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्धशासकीय, शासकीय में देखिए अर्ध लगा है, तो इसका हो जाएगा, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, और नेक्स्ट है कि प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार क्या है? होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो हो जाएगा बी, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर। अब देखिए, इसमें से पूछा है कि कौन सा वर्ण घोष है। देखिए, घोष सघोष ऐसा पूछता है ना, क है कि ख है कि च है कि ग है। तो 34 का जो डी होगा ग, ये क्या है? ये घोष है। क्या हो जाएगा? घोष। अब आपको देखिए बता दें कि हिंदी वर्णमाला में जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण, ठीक है, ये जो है सभी स्वर वर्ण, जैसे य, र, ल, व और ह, ये क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। तो अब बाकी जो बचेंगे वो अघोष कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संहार, सनधनहार, सनदनहार, समधनहार और समधनहार। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, समधनहार। ठीक है, क्या हो जाएगा? समधनहार। नेक्स्ट देख लेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द तत्सम है? चक्र है कि छेद है कि चांद है कि छत है? तो जो राइट आंसर होगा चक्र, वो क्या है? तत्सम है। अब देखिए, अब इसमें चांद दिया है, तो चांद का जो तत्सम होगा वो चंद्रमा होगा। क्या होगा? चंद्रमा। और छेद का क्या होगा? छिद्र होगा। और छत का छत्र होगा। छत क्या है? ये तो तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? छत्र होगा। क्या होगा? छत्र। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि तद्भव बताना है आपको, कौन सा? योगी, यौवन, जीव, जीर्ण। तो देखिए, इसका जो सी होगा जीव, ये क्या है? तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है? जिह्वा। जिसका तत्सम क्या होता है? जिह्वा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना है, उड़ना है, दिलाना है, चलना है। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो हो जाएगा 38 का क्या? सी, दिलाना। क्या हो जाएगा? दिलाना। 39 नंबर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अली अली, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये यूपीएसआई में पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए, अली अली, इन दोनों में अर्थ बताना है। एक अली का अर्थ क्या है और दूसरे अली का अर्थ क्या है? देखिए, छोटी और बड़ी अर्थ जो है ई का ही जो क्या है, इसमें फ़र्क है। तो जो इसमें 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। जब छोटी रहेगा तो भौरा, और जब बड़ी रहेगा तो सखी, क्योंकि सखी में भी देखिए बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का 40 क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो अब देखिए, संयुक्त वाक्य क्या होगा? मैंने घर लड़के को बुलाया, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, आपको ऐसा न कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो 40 का जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यही क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।